हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड कैसे हैं आप? आफ्टरनून। फाइन। फाइन। यस सर। हम लोग चलें आगे। हम्म। यस सर। आइए चलते हैं हम लोग आगे। क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? हम्म। क्यों बच्चों? सर हम ना ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे सर। हम्म। वेन्स, आर्टरी, आर्टरियोल्स में। ओके ओके। इसमें क्या बताया था हम लोगों ने? ब्लड वेसल्स पढ़ ली थी क्या? यस सर। तो उसी का डायग्राम चल रहा था। सर स्टार्ट डायग्राम किया बना था। लिया था इसका, एक्चुअली मेरे पास वो नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया इसका सेव था जो। सर आपने वो ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया ओके वाला ओके। डायग्राम बनवाया था लास्ट। वो तो मुझे याद है। एग्जैक्ट कंटिन्यूटी मुझे नहीं मालूम है कि क्या मैं बता रहा था। डायग्राम तो मैंने आपको मुझे आई थिंक डिफरेंस वगैरह बताने थे इसमें। आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरी, आर्टीरियोल, वीनियोल, वो सब बता दिया था मैंने। यस सर। यस सर। ये ओके। चलिए आइए देखें। एक तो आई थिंक मैंने ये डायग्राम आपको साथ शेयर किया था। सॉरी। ठीक है। तो आर्टरीज, वेन और कैपलरी। तो कैपलरी मैंने ट्यून का इंटरना ये सब बता दिया था मैंने आपको। ट्यून का इंटरना क्या है? हम्म। यस सर। सर आपने डायग्राम बनवाया था, उसके अंदर आपने लेबल करवा दिया था सर। हाँ, लेवल करवा दिया था मैंने। आर्टरी, वेन, कैपलरी दोनों का डायग्राम बनाया था। यस सर। यस सर। है ना? और कैपलरीज का, आर्टरी का, वेन का। तो एक्चुअली अभी हम लोगों को डिफरेंस लिखना है वेंस में और आर्टरीज में। है ना? यस यस सर। सर। यस सर। आइए देखें। एक मिनट। देखिए, आर्टरीज एंड वेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। आर्टरीज ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं? आर्टरीज कैरीज ऑर्गन। ब्लड फ्रॉम हार्ट द टू सर ऑर्गन्स। हार्ट टू द हाथ से लेकर ऑर्गन तक। ऑर्गन्स तक। मीन्स हम कह सकते हैं कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट। इट इज क्लियर टू यू? यस यस सर। सर। इट यस सर। कैरीज ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट, यानी टूवर्ड्स हार्ट। वेंस ऑर्गन से कहाँ लेके आती हैं? हार्ट की तरफ। ओके।
Yes, sir. Any problem in it? No, Next. sir. ठीक है, नेक्स्ट है ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, है ना। इम्प्योर से बेटर है यहाँ पे कहना क्या, ऑक्सीजनेटेड। हम प्योर की जगह क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी कैसा, Deoxygenated blood. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट ऑल द वेन्स कैरी, अगर यहाँ पे लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं आपसे, है ना। हम लोगों ने बात की है ना, आप, है ना, मैंने बात की है पहले भी Yes, आपसे। sir. आपने बताया था. हाँ, आगे देखें, ब्लड फ्लोज विद द हाई प्रेशर एंड स्पीड, है ना। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। आई बात समझ में? ठीक है, स्पीड भी ज्यादा होती है क्योंकि वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरीज में, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। इन वेन ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर एंड स्पीड। समझे मेरी बात? हेलो बच्चों। यस Yes, सर। sir. समझ गए. आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी। आर्टरी जो है वो डीपली सिचुएटेड होती है, और वेन्स आर सुपरफिशियली सिचुएटेड, है ना। जस्ट स्किन के नीचे होती है ये, और दिखती है, आपने देखा होगा हाथों में, आप देखिएगा आपको वेन्स दिखेंगी, दिखेंगी ग्रीन एंड ब्लू कलर की, ग्रीनिश ब्लूइश कलर का दिखता है। Yes, sir. Yes, sir. तो वेन्स सुपरफिशियल होती है। देयर ल्यूमन इज कंस्ट्रक्टेड। तो आर्टरीज का जो ल्यूमन है, आर्टरीज का ल्यूमन क्या है, बहुत नैरो है। नैरो। ड्यू टू, ये बात यहाँ पे लिख लेना इसी जगह पर, इसी फिफ्थ में, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखेंगे। आर्टरी ल्यूमन इज नैरो ड्यू टू थिक ट्यूनिका मीडिया। ओके, मीडिया। ओके। यस सर। एंड जबकि यहां पर इनका जो ल्यूमन है वो कैसा है, वाइड है, ड्यू टू थिन ट्यूनिका मीडिया। ओके, क्लियर? समझे? Yes, sir. हाँ, आगे आइए। अब आपको पता है कि वाल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज, है ना। तो वाल्व्स जो है आर्टरीज में क्या है, एब्सेंट होते हैं, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, तो बैक फ्लो का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो वाल्व्स यहाँ पर एब्सेंट है, जबकि वेन्स में आपको वाल्व्स मिलेंगे। आई बात समझ में? क्यों मिलेंगे, क्योंकि प्रेशर के साथ तो ब्लड फ्लो करता नहीं है। अब ब्लड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वापस ना आ जाए, तो इस तरह के यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, वाल्व्स। तो जब ये ब्लड नीचे की तरफ वापस आएगा तो ये वाल्व्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नहीं समझे? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. आगे देखें, नेक्स्ट, दीज आर पिंकिश और ब्राइट रेड कलर। ये आपको पिंक या बहुत डार्क रेड कलर के नजर आएंगे क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दीज आर डीप रेड और ब्लूइश इन कलर, डीप रेड या, है ना, ब्लूइश इन कलर है, बिकॉज इनमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स लाइट ब्लू कलर। ओके, नाउ देयर तीन का मीडिया, तो हम बता ही चुके हैं आपको, तीन का मीडिया लेयर इज मच थिकर एज कंपेयर टू वेन। देयर तीन का मीडिया लेयर वॉल इज थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज। ओके, क्लियर? सर Yes, नीम sir. का डीप रेड कलर कहाँ से आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है दैट। अच्छा, डीप कलर किसका, डीप रेड कलर किसकी बोल रही, वेन का?
यस सर, वेन्स का। भाई ब्लड का तो कलर रेड ही होगा ना। नहीं, उनमें लेकिन डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, वो तो ब्लूइश कलर की होती हैं जैसे हमें नहीं दिखती नहीं भी नहीं हैं नहीं, वो। वो वॉल ब्लूज कलर की दिखती है। देखिए जो जो आपकी जो दिखना और ब्लड का कलर होना दोनों अलग बात है। जब उसे काटोगे तो ब्लड रेड ही दिखेगा। वो बाहर से आपको हल्की ब्लू कलर की दिखती है, डजंट मीन कि ब्लड का कलर ब्लू है। वो तो रिफ्रैक्शन लाइट का होता है, लाइट पड़ती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो आपको आईज आपको बाहर वो दिखते हैं ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना उनका अंदर कलर ऐसा है। ब्लड थोड़ा ना ब्लू कलर का मिलेगा आपको। ओके सर, ये मतलब ये वॉल की बात कर ऐसे रहे हैं, ही वॉल की इनकी बात कर रहे हैं, वॉल्स का ब्लड। कलर ब्लू या फिर रेड में से ऐसे कुछ भी हो अरे सकता है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता। वो तो उसकी वॉल की बात कर रहा है, वॉल, है ना। हाथी की ओके वॉल की सर। बात कर रहा है, ब्लड के कलर की बात नहीं कर रहा है वो। ओके सर। तो सर वो ब्लू कलर भी किसी स्पेशल रीजन की वजह से आता है क्या, या फिर ऐसे ही देखिए बस होता हल्का है? सा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वॉल से कांटेक्ट में आता है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन सरफेस पे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो कुछ रिफ्रैक्शन के कारण आपको हल्का सा ब्लू कलर दिखता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो ब्लू कलर होती है। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का इस तरह से कि थोड़ा सा ब्लू कलर आपको दिखेगा, है ना। और ये तो आपको बाहर से दिखेंगे ही नहीं। जो आपको आर्टरीज है वो तो बाहर से आपको विजिबल ही नहीं होंगे प्रॉपरली। यस सर। तो उस तरह से वहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन अलग तरह से होता है, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन अलग तरह से होता है, क्योंकि बाहर दिखते हैं। सो थोड़ा सा कलर में आपको डिफरेंस नजर आएगा। ओके। हेलो। ओके सर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। ठीक। चलें, आपने लिख लिया ये। सर एक मिनट यस जस्ट। सर। नाउ यस सर। यस सर। आइए अब देखेंगे, हम बात करेंगे ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी क्या होता है। ब्लड कैपिलरी क्या है। इट इज अ एंडोथेलियम ओनली, है ना। ये सब क्या है, एंडोथेलियम। इट इज नॉट द ट्यूनिका इंटरना ऑल्सो, क्योंकि ट्यूनिका इंटरना में तो आपको मैंने बताया था कि क्या मिलेगी आपको, इलास्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, इट हैज ओनली ओनली एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। ओके, सिंपल। स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, सो इट हैज ओनली एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, फाइन। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। Exchange takes place through these vessels only. ओके, तो जहां पर कैपिलरीज होंगी एक्सचेंज क्या होगा, यहीं पर होगा, है ना। तो कहां पर है ना, एंड दे प्रेजेंट हमेशा कहां पर होंगी, ये प्रेजेंट इन द ऑर्गन, है ना, इन द ऑर्गन। ऐसे ये कोई एक ऑर्गन है ना, तो अगर यहाँ पे आया, ऐसे डिवाइड हुआ, ऑर्गन्स के पास में आके क्या होगा, बहुत कैपिलरीज में वापस यहाँ से मिलके फिर जाएगा, ऐसा। नहीं समझे मेरी बात। हेलो। यस सर, समझ गया। है ना, तो ऑर्गन्स पे आके कैपिलरीज होंगी जहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। कैपिलरी वाले जो जहां ऑर्गन्स होंगे वहां पर एक कैपिलरी वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यस सर। यस। ओके, आइए जरा आगे देखें। और हम आपसे बात करेंगे किसकी,
वासा वैसोरम है ना, वासा वैसोरम। ये क्या चीज है, व्हाट इज द वासा वैसोरम? तो दी है ना, इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल। क्या कहते हैं इसे हम? ब्लड वेसल ऑफ क्या मतलब है इसका? अब आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको कि जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो बहुत थिक होती हैं, आर्टरीज वेन जो बहुत थिक होती हैं, उनकी वॉल को उन्हीं का ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता। सुन रहे हो आप मेरी बात? आर्टरी जैसे कि एओर्टाज हैं, सिस्टमिक एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, जो थिक वॉल आर्टरीज होती हैं, उनकी वॉल इतनी थिक है कि उनका अंदर वाला जो ब्लड है, उनकी बाहर की सरफेस को सप्लाई नहीं कर पाएगा ब्लड, ऑक्सीजन। नहीं समझा आप मेरी बात? यस सर। यस सर। तो रिपीट ऐसी कर दो। ब्लड वेसल्स की वॉल को भी तो सप्लाई की जाती होगी ब्लड। जो यस थिक सर। ब्लड वेसल्स है, उनकी आउटर वॉल को भी तो ब्लड सप्लाई की जाती होगी। तो ब्लड वेसल्स विल सप्लाई द ब्लड टू द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड वासा वेसरम। इसलिए कहते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल। सर नहीं समझे? रिपीट कर दो पहले। The blood vessels will supply the oxygenated blood to the wall of large blood vessel, thick blood vessels, called vasa vasorum. नहीं और समझे? सर जो इनकी फिर लेयर होती होगी वो तो फिर बहुत ही थिन होती होगी, क्योंकि फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज करा रही है। क्या? सर जो इनकी लेयर होती होगी वासा वैसोरम की, ये फिर काफी थिन होती होगी। वासा vasorum की लेयर मतलब समझा नहीं मैं। सर वासा वैसोरम भी तो एक ब्लड वेसल है, तो उसकी हाँ, जो उसकी लेयर होती होगी वो सर थिक होगी या फिर थिन होगी? मेरे हिसाब से सर थिन होनी अरे चाहिए। क्यों थिक? जैसी बात है, जो ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रही होगी वो थिक तो कैसे होगी? थिक कैसे होगी? थिनी होगी। यस सर, मैं भी वही थिक सोच नहीं रहा हूँ। होगी। लेकिन ये उन ब्लड वेसल्स के लिए हैं जो बहुत थिक ब्लड वेसल्स होती हैं, बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके लिए है ये। जो पतली पतली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका खुद का ब्लड ही उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। आई बात समझ में? जो बहुत थिक ब्लड वेसल्स हैं, जिनका अंदर का ब्लड बाहर तक डिफ्यूज नहीं कर सकता उनकी वॉल को, ये उनके लिए है। यस सर। समझे मेरी बात? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। है ना? तो लिखे हैं, लेकिन दीज आर द ब्लड वेसल्स which supplies blood to wall of large blood vessels. ओके, ठीक। यस सर। तो ये हमने बात की ब्लड वेसल से रिलेटेड। ओके, आपको कोई परेशानी इसमें? नो सर। तो ओके, उनमें आइए। हाँ ज्यादा थिक बच्चों, ब्लड नहीं होती, उनमें कौन पहुंचाता है ब्लड? क्या बच्चे क्या बोल रहा है? सर जो मतलब ज्यादा थिक नहीं होती ब्लड वेसल्स, तो उसमें ब्लड उनका खुद तो का ब्लड ही डायरेक्ट सप्लाई पहुंचाता करता है, होगा। उनका खुद का ब्लड ही सप्लाई कर सकता है। नहीं समझे? उनका खुद का ब्लड सप्लाई कर सकता है। सर यस सर। जो ज्यादा थिक नहीं है, उनके अंदर तो ब्लड फ्लो कर रहा है, वो खुद का ही ब्लड उनको सप्लाई करेगा। जो बड़ी ब्लड वेसल्स जिनकी वॉल पर सप्लाई नहीं हो सकती बाहर, डिफ्यूजन बाहर तक नहीं हो सकता, उनको सप्लाई करेगा। जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनका खुद का ब्लड ही सप्लाई करेगा। नहीं समझे? ओके सर। हम्म हम्म। आइए, समझ गए सर। आइए देखें ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द ईसीजी। ओके, पढ़ा है आपने कभी ईसीजी? सुना है ईसीजी के बारे में? यस सर, हम्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यस सर। यस सर।
क्या है ये? इलेक्ट्रोकार्डियो, हाँ, ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन का नाम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो जो पेपर की स्ट्रिप होती है उसका नाम है सर। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका नाम है? पेपर, पेपर की स्ट्रिप का। हाँ सर, वो जिसके ऊपर वो वेव सी होती है वो उसको ही कहते हैं सर। ओके ओके, आइए चलिए देखते हैं, बताते हैं। ईसीजी, सो दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ओके, समझे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखें चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, चलिए। कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखें? आपको, चलिए ग्राफ लिखते हैं। अगर यस सर, ग्राफ ग्राफ लिखते हैं, अगर ग्राफ लिखते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मशीन। सर मशीन। मशीन की करते हैं बात। तो इसका मतलब हम मशीन की बात कर रहे हैं। और अगर हम ग्राम लिखते हैं तो इसका मतलब मशीन से हमें जो ग्राफ मिल रहा है, दैट इज ग्राम। तो ग्राफ इज अ मशीन, एंड मशीन का जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज द ग्राफ, सॉरी दैट इज द ग्राम। यानी जो मशीन है वो ग्राफ है, उससे जो ग्राफ मिल रहा है वो ग्राम है। नहीं समझे मेरी बात? समझ यस गए सर। सर। समझ गए? चलिए आइए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये मशीन का नाम है, इससे जो ग्राफ मिलता है वो ग्राम है। ओके, सर जो हम ईसीजी बोलते हैं वो हम वैसे जो उसका प्रोसीजर होता है हम उसको रेफर नहीं करते, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं हो सकता ईसीजी का जो फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो क्यों? प्रोसीजर होता है उसको हाँ, क्या क्या, बोलो बोलो। शायद मतलब जो प्रोसीजर होता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करने वाला, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं ना? यस, तो ईसीजी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं होगी? मतलब ये तो प्रोसीजर को नहीं रेफर करते हम इससे, मतलब प्रोसीजर मुझे को क्यों डाउट रेफर है। करता है? व्हाई इट्स अनलाइक, लुक हियर, अगर आप जो है, आप ईसीजी का जो ऑब्टेन करना, जो प्रोसीजर है टू ऑब्टेन इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नहीं समझे मेरी बात? लेकिन वी आर यस सर। डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द मशीन, व्हाट द वर्क ऑफ द मशीन, व्हाई इट यूज्ड, व्हाट द यूज ऑफ द मशीन। ओके सर। समझे मेरी बात? लाइक अगर मैं आपसे बात करूंगा स्फिग्मोमेनोमीटर का क्या यूज है, तो लाइक बीपी को मेजर करने के लिए यूज मेजर होता है। आई एम करना। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्फिग्मोमेनोमीट्री। समझे मेरी बात? हाँ, व्हेन वी गो टू देयर, है ना, और दो होल प्रोसेस, है ना, जो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो आपको लाइक मशीन से आपको कनेक्ट करके आपको जो डायग्नोसिस हो रहा है, दैट प्रोसेस, लाइक जो ग्राफ आपको मिल रहा है, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। समझे मेरी बात? तो यस सर। ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यस सर। क्लियर? सो हम तो यस मशीन की सर। बात कर रहे हैं आपसे कि मशीन क्या है, कैसे इस मशीन से हमें मिलता है, क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। या तो हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? या तो हम यस सीधे सर। ग्राफ की ही बात कर सकते हैं, या हम मशीन की बात कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात नहीं कर सकते। क्लियर? ओके सर। यस सर, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इज अ मशीन। तो सर ईसीजी जो फुल फॉर्म है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों के। मैंने आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसलिए यहाँ पे लिखा है बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसने मशीन को रिप्रेजेंट किया है, दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नो प्रॉब्लम। समझे? क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ही उसको करेंगे, क्योंकि हम मशीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ओके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सर। का फुल फॉर्म तो क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का भी। अलग अलग जगह पे अलग अलग दोनों के लिए मतलब रेफर किया होता है और एनसीईआरटी में नहीं, अब इसी के ईसीजी लिए की बात हम मशीन के जब लिए। करते हैं, नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात है ना, जब हम ईसीजी की बात करते हैं तो कोर्स हम वो सिर्फ उतने ग्राफ की बात तो नहीं कर रहे होते हैं, हम मशीन की ही बात करते हैं। आपको ईसीजी पढ़ना है तो आप उस ग्राफ को ही नहीं पढ़ेंगे ना, आप मशीन को ही तो पढ़ेंगे, बिना मशीन के ग्राफ कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यूज करें। लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का भी तो
फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यही होगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं समझे आप? यस सर। है ना? तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रेफर करेंगे बिकॉज हम मशीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके ठीक है? सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और दिस मशीन जो है, इट इज अ मशीन। क्या बोला था मैं आपसे? हाँ, इट इज अ मशीन, तो थ्रू विच वी ऑब्टेन क्या क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया इसे? आइंथो वैन, साइंटिस्ट है जिन्होंने ईसीजी डिस्कवर किया, उसने हम क्या कहते हैं? आइंथो वैन। ओके, क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। टू ऑब्टेन ईसीजी हम क्या करते हैं? ईसीजी, पेशेंट को क्या करते हैं? है ना? पेशेंट को क्या करते हैं? पेशेंट कनेक्ट करेंगे मशीन से, कैसे? इलेक्ट्रोड, जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स मदद से। कनेक्टेड, है ना? पेशेंट इज कनेक्टेड विद मशीन with the help of कितनी? 3 इलेक्ट्रिक लीड्स। कितनी? 3 इलेक्ट्रिक लीड्स, two with wrist and one with left ankle. Okay, clear? In case of, it is only for, in case of, लिख दे रहा हूं मैं, in case of स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड है, सॉरी, स्टैंडर्ड ईसीजी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इन केस ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी। अदरवाइज डिटेल एवेल्युएशन के लिए आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिक लीड्स जो है कनेक्ट करते हैं आप चेस्ट के साथ में, है ना? चेस्ट से आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक लीड्स कनेक्ट की जाती हैं। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी, एक सामान्य ईसीजी जो है उसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। बट इन केस ऑफ डिटेल evaluation, multiple electric leads connected with the chest of patient। नहीं समझे? मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लीड्स क्यों कनेक्टेड होती है? और डिटेल इवोल्यूशन, बारीक हर चीज को डिटेल में इवोल्यूएट करने के लिए तो हम यूज करते हैं फिर मल्टीपल इलेक्ट्रिक लीड्स, जैसे और एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा। समझे? ओके सर। So to obtain ECG, a patient is connected or hooked with the machine with the help of 3 electric leads। दो कहां से? बार बार क्वेश्चन आएगा, आप परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर देते देते। समझे? कितने लीड से कनेक्ट करते हैं? 3 इलेक्ट्रिक लीड, 2 रिस्ट से लगाते हैं और एक किससे लगाते हैं? लेफ्ट एंकल से। आई बात समझ में? तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टैंडर्ड ईसीजी की। बट इन केस ऑफ डिटेल इवेल्युएशन, मल्टीपल इलेक्ट्रिक लीड्स रिक्वायर कनेक्टेड विद द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। क्लियर? यस सर। क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। आइए देखें। जस्ट मिनट। ईसीजी से नीट में 1 और 2 क्वेश्चन ये फिक्स है, आएगा ही है। ऐसा कोई ये नहीं गया जिससे इसमें कोई क्वेश्चन आए, तो इसको
आप अच्छे से करें, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्ट मिनट। ठीक है, तो एक नॉर्मल ईसीजी ऐसा आता है, पी, है ना, पी वेव, क्यू आर एस एंड टी। ओके, दिस इज द नॉर्मल ईसीजी, समझ गए? सो ईसीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डायग्नोज द डिजीजेस, है ना, कोई भी हार्ट डिसऑर्डर वगैरह को डायग्नोज करने के लिए। क्योंकि अगर एक ग्राफ ऐसा नहीं आता तो दैट मीन्स अगर कुछ इधर उधर जाता है, डेविएट होता है ग्राफ, दैट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? समथिंग इज रॉन्ग। क्लियर? यस सर। Yes, sir. है ना? तो ईसीजी इज इंपॉर्टेंट टूल। सर ये डायग्राम बनाना है ना? बिल्कुल, इंपॉर्टेंट टूल टू डायग्नोज the heart disorder. Any deviation from normal shape, normal graph, है ना, any deviation from the normal graph indicates possible abnormality और disease। ठीक है, बनाया आपने? यस सर, बना लिया, अभी वो लिख रहे हैं। टी वेव यहाँ पे क्या शो करता है? अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो वेव्स हैं, इस कोई भी वेव जो है इनमें से सिस्टोल डायस्टोल नहीं बताती। हाँ, आप इस वेव की हेल्प से आइडिया लगा सकते हो कि कब सिस्टोल होगा, कब डायस्टोल होगा, पर इनमें से कोई भी वेव सिस्टोल और डायस्टोल को नहीं बताती। तो ये सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज द, ये ईसीजी है क्या? ये ईसीजी है क्या? क्या है ये? वेव्स आती क्यों है? ऐसी वेव क्यों दिखती हैं? बोले बोले। क्योंकि वो हार्ट में जो इलेक्ट्रिक छोटे कुछ करंट वगैरह जनरेट होते हैं उसकी वजह से। या सो इट इज अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, है ना, ऑफ द हार्ट मसल्स। नहीं समझे मेरी बात? यानी हार्ट पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी म्यूजिक लैपटॉप पे बजाया होगा, कंप्यूटर पे, तो उसमें कुछ विजुअल्स आते हैं, देखा, फायर टाइप के, फायर ऐसे विजुअल्स आते हैं। हेलो? यस सर। यस सर। वो फायर ऐसे कुछ विजुअल्स आते हैं, जैसी बीट तेज होती है, ठक ठक, तो वो आपने विजुअल्स देखो, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे, ठक, ऊपर, फिर नीचे, ऐसा देखा है आपने? यस सर। है ना? तो यहाँ पे ये बात और लिखें, ईसीजी इज अ graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle। ओके, समझे? यस सर। आइए जरा देखें पी वेव क्या बताती है। तो पी वेव क्या बताती है? इट शोज एट्रियल
डीपोलराइजेशन। आपने कभी सुना है ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन? कभी सुना है आपने? यस सर। तो देखिए, तीन वर्ड्स होते हैं यहाँ पे। आपको जब हम लोग न्यूरल कंडक्शन पढ़ते हैं ना, वहां पे डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, है ना। पोलराइजेशन का मतलब है रेस्टिंग कंडीशन। रीपोलराइज का मतलब है रेस्टिंग की तरफ आना। तो तीन स्टेजेस होती हैं, है ना। डीपोलराइजेशन में, है ना, फिर आता है रीपोलराइजेशन, फिर आता पोलराइजेशन। नहीं समझे? हेलो? हेलो? सर ये जो डीप पोलराइजेशन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नर्व फाइबर के अक्रॉस, वो पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव? ना फाइबर नहीं है, मसल्स है, मसल्स। मसल है यहाँ पे, ना फाइबर नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है मसल्स पे डेवलप हो रहा है। ये जो पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट मसल्स की है। ऐसे नोड, ऐसे नोड, फिर वो नीचे तक आने में। हाँ, क्या बोले आप? बोलो। सर यहाँ पे डीप डीप पोलराइजेशन में माइनस हो रहा है या फिर पॉजिटिव हो रहा है? पॉजिटिव होगा। डिपोलराइजेशन में पॉजिटिव होगा, +30, ऐसा, है ना। प्लस 30 यहाँ पे ऐसे माइक्रो। -70 होगा, इसमें भी -70 होगा, ऐसा। अब मैं इसीलिए उस सब का डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी नर्वस सिस्टम थोड़ा ना पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अपने अपने तरीके से तुमको समझा रहा हूँ, सिर्फ कि आप उतना काम की चीज समझ जाए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको सिर्फ, उनको मैं समझा रहा हूँ। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल, मतलब ऐसे समझ लो, आपको कोई गाल पे थप्पड़ मारे, समझे मेरी बात? तो जो थप्पड़ पड़ा है, सटाक से जो साए साए की आवाज आई है आपको, वो क्या है? डीपोलराइजेशन। समझे मेरी बात? उसके बाद में आपको दो 2-3 घंटे लगेंगे वो उसकी झंझनाहट ठीक होने में। तो झंझनाहट जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जब तक क्या है? रिपोलराइजेशन। और जब आपको लगा बिल्कुल ठीक हो गया, पहले जैसी कंडीशन हो गई, अब कोई थप्पड़ का कोई मार्क नहीं है, तो क्या कहोगे आप? हेलो? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। समझ गए क्या? यस सर। तो पीवीएफ क्या शो करती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी करंट कहां पे जनरेट हुआ है? एट्रिया पर। नहीं समझे? मींस इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल क्या? हाँ, एक्साइटमेंट। नहीं समझे? पर नहीं हेलो सर, बेटा? क्या पर नहीं, ये समझ में नहीं आया इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट। मतलब? एट्रिया जो है, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ है, ऐसे नोड पे करंट जनरेट हुआ है। नहीं समझे? वो जो डायग्राम अपन ने ये कंडक्टिंग हार्ट का डायग्राम देखा था, याद है? कंडक्टिंग, वो कंडक्टिंग ऐसे नोड, वो डायग्राम देखो। हेलो बेटा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, वो एट्रिया की मसल्स में होती है ना। हाँ, अरे ऐसे नोड, ऐसे नोड, अच्छा, ओके सर। ऐसे नोड, फिर ऐसे नोड से कहाँ आएगा? ऐसे नोड से मतलब वहां पे एट्रिया में फैल जाएगा। ऐसे नोड से एट्रिया में फैलेगा, फिर एबी नोड पे आएगा, है ना। फिर बंडल ऑफ फेज की हेल्प से फिर पुरकिंज फाइबर पूरे वेंटिकल में फैल जाएगा। ये नहीं बताया क्या मैंने आपको? बता दिया सर। बताया फिर सर। तो जो एट्रिया में जो करंट जो होगा, डेवलप होगा, अभी कहाँ डेवलप हुआ है? एट्रिया पर। नहीं समझे? अभी करंट कहाँ डेवलप हुआ है? एट्रिया पर, ऐसे नोड पे, ऐसे नोड पर, और एट्रिया में फैला है। यस नहीं, सर। नहीं समझे बेटा? सर यस सर। समझ गए सर। एंड आफ्टर दिस वेव क्या स्टार्ट हो जाएगा? आफ्टर दिस वेव क्या स्टार्ट हो जाएगा? सर एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा। यस। आफ्टर आफ्टर पी वेव जो है क्या होगा? एट्रिया विल क्या, कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट। है ना। आफ्टर पी वेव एट्रिया, ऐसे लिखें, पी वेव लीड्स टू, ऐसे लिखें, पी वेव लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, या लिखें आफ्टर पी वेव एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझे? मीन समझ लो, आप खड़े हुए हो,
आप खड़े हो, आपको दौड़ने की तैयारी में हो, आपको किसी ने आके क्या किया, आपको किसी ने आके पीछे से थप्पड़ मारा, समझे मेरी बात? अरे दौड़ो, थप्पड़ मारा और फिर आप दौड़ने लगे, तो थप्पड़ जो पड़ा आपको, जिससे आपको करंट लगा, वो क्या है? पी वेव, डिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। उसके बाद में आप क्या करोगे? दौड़ोगे, यानी एटीएल को एटीएल क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। यस सर। यस सर। सभी समझे क्या? यस सर। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना? ये क्या शो करता है? दिस शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस सर। यस सर। एंड जस्ट आफ्टर क्यू वेव, just after Q wave, just a minute, क्या होगा? Q wave के बाद क्या होगा? सर वेंट्रिकल्स वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। यस, वेंट्रिकल क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा? स्टार्ट होगा। जस्ट आफ्टर Q wave, ventricular systole will start. ओके? सर जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट है, ये हमने किसी भी डीपोलराइजेशन को बोला है या सिर्फ एट्रियल डीपोलराइजेशन को? नहीं नहीं, सभी के लिए ये वेंट्रिकुलर एक्साइटमेंट हो जाएगा। ये वेंट्रिकुलर एक्साइटमेंट मींस करंट, देखो एट्रिया से डेवलप हुआ, एट्रिया से करंट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कहाँ आ रहा है? वेंट्रिकल की तरफ। जैसे वेंट्रिकल की तरफ करंट आएगा तो फिर वेंट्रिकल क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा, यानी करंट आने के बाद में कांटेक्ट करेगा ना। और ये करंट हाँ आने को, मतलब हाँ करंट आएगा, फिर वो एक्साइट होगा, फिर वो कंट्रैक्ट करेगा, ये चीज यस, सेम ही होगी दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल। करंट ओके आ सर। रहा है मतलब वो एक्साइट हो रहा है और फिर वो कांटेक्ट करेगा। यस सर, क्लियर है। ओके, चले क्या आगे? सर हाँ बेटा। सर सर जब इम्पल्स जो है वेंट्रिकल के पास पहुंच रहा होगा तब उसे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोला है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। करंट जब वेंट्रिकल पे आया है तो अब देखिए होता क्या है। अब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए बता ही देता हूँ। मैं ज्यादा ये सब करना नहीं चाहता था। होता क्या है, कोई भी चाहे मसल हो चाहे न्यूरॉन हो, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में वो क्या होती है? बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। ऐसा होता है क्या कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव? कभी पढ़ा आपने ऐसा? यस सर, यस सर। क्या होता है? सर ये मतलब पोटेशियम और सोडियम के आयंस का एक्सचेंज होता है, तो फिर रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन ये सब होता है। तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, ये यस सर। कैसा कंडीशन है? ये एक्शन पोटेंशियल वाली कंडीशन है। नहीं तो सामान्यतः कैसा रहता है? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। नहीं समझे? यस। तो उस यस नॉर्मल सर। कंडीशन में बाहर पॉजिटिव रहता है अंदर नेगेटिव, लेकिन जब आयन का डिस्टरबेंस होता है, अब मैं वो सब बहुत लंबा हो जाएगा ना, वो सब तो नहीं बता सकता आपको मैं, है ना? तो ये कंडीशन है एक्शन पोटेंशियल वाली, समझे? और ये कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये जो कंडीशन है दैट इज द पोलराइजेशन। और जब करंट डिस्टर्ब होता है, पूरा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? है ना, मतलब अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। बाहर नेगेटिव चला जाएगा अंदर पॉजिटिव, तो दैट बिकम पोलराइज्ड। तो ऐसा ही है। तो ये जो समझ लो, अभी एट्रिया में बाहर एट्रिया के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ऐसा एट्रिया पे हुआ। धीरे धीरे ये चार्ज कहाँ पहुंच रहा है? वेंट्रिकल पे। वेंट्रिकल पहले तो कैसे है? बाहर पॉजिटिव है अंदर क्या है? नेगेटिव है। लेकिन ये धीरे धीरे वेव कहाँ चली गई? वेंट्रिकल पे। अब वेंट्रिकल में भी बाहर कैसे होगा? ये नेगेटिव, अंदर कैसा हो गया? पॉजिटिव। नहीं समझे? यस सर। मेरी बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो? सर समझ रहा हूँ। तो जो वेव है, करंट की जो वेव है वो आगे बढ़ रही है। तो एट्रिया से स्टार्ट हुई, फिर एट्रिया ने यस सिस्टोल किया, फिर आगे गई, फिर वेंट्रिकल पे गई, फिर वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया। यस सर। समझे? यस सर। यस सर।
ओके, आगे देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी वेव? टी वेव। तो टी वेव क्या करता है? टी वेव क्या शो करता है? वेंट्रिकुलर क्या? डायस्टोल। वेंट्रिकुलर क्या होगा? डायस्टोल। रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। नहीं समझे? मींस अब जो है वेंट्रिकल क्या होंगे? नॉर्मल अपनी स्टेट में लौट कर आएंगे। रिलैक्स हो गए। हाँ, हो नहीं गए हैं अभी, हो जाएंगे। समझे मेरी बात? अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे। तो टी वेव मींस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन एंड एंड ऑफ द टी वेव। टी वेव का एंड ऑफ द टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑफ द सिस्टोल। एंड ऑफ द टी वेव मींस एंड ऑफ द सिस्टोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर नहीं समझे? नहीं समझे? हेलो सर बच्चे। पूरी टी वेव के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा ना? यस यस, देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। रीपोलराइजेशन का मतलब है वो हो जाना नहीं है, पोलराइजेशन हो जाना नहीं है, पोलराइजेशन की तरफ आना। ऐसे समझ लो, मैंने अपना हाथ मैं अपना हाथ यहां से यहां लेके गया हूं, तो सिस्टोल हो गया है। नहीं समझे मेरी बात? अब मैं वापस अपना हाथ यहां से यहां लेके आऊंगा, तब जाके डायस्टोल होगा ना। तो हाथ अभी आ रहा है, आ रहा है, तो ये रिपोलराइजेशन कर रहा है, यहाँ आ जाएगा तब जाके डायस्टोल होगा। नहीं समझी मेरी बात? यस तब सर, जाके समझ डायस्टोल गए। स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? तो वो यस सर। ठीक है। तो एंड ऑफ द टी वेव मतलब टी वेव खत्म हो गई, दैट मींस वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हुआ? खत्म हो गया है ना, वो नॉर्मल स्टेज में आ गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये है, इसको आप ध्यान रखें, है ना, बहुत क्वेश्चंस आएंगे इससे। तो कभी भी आप क्यूआरएस वेव को ऐसा ना कहें कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नो डाउट क्यूआरएस वेव जो है वो इसीलिए हुई है क्योंकि अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, लेकिन क्यूआरएस वेव शो नहीं करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कहीं पर भी कोई सिस्टोल डायस्टोल शो नहीं करता। हाँ, जाहिर सी बात है, करंट आया तो उसके बाद वो चीज होगी, पर ये वेव सिस्टोल और डायस्टोल शो नहीं करती क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बता रही है। वो तो आप आइडिया लगा रहे हो कि अब करंट यहाँ आ गया है तो अब सिस्टोल होगा, अब ये होगा। समझे मेरी बात? हेलो? हेलो यस बेटा। सर, समझ गए। ठीक है। एक और बात है भाई, काउंटिंग द क्यूआरएस वेव, है ना भाई? काउंटिंग क्यूआरएस वेव वी कैन नो द क्यूआरएस वेव वी कैन नो द हार्ट बीट, है ना? ओ, अगर हम एक यूनिट टाइम में हार्ट बीट को काउंट करें तो हम क्यूआरएस वेव को काउंट करें तो हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं? बाय काउंटिंग क्यूआरएस वेव वी कैन नो द, हार्ट बीट। है ना, हार्ट रेट, हार्ट बीट जो भी है ना। तो क्यूआरएस वेव क्या शो कर रही है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला पार्ट शो कर रही है, मतलब उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना। तो क्यूआरएस वेव अगर दिख रही है तो उतना ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, तो वही हार्ट बीट है। क्लियर? सर तो समझ अगर गया। हम, यस सर। है ना, तो एक यूनिट सर टाइम में अगर हम क्यूआरएस वेव को काउंट करते रहे तो उतनी ही हार्ट रेट भी होगी।
सर क्लियर? पी वेव से क्यों नहीं चेक करते? नहीं नहीं नहीं, मैन मैन जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अ मैन चीज ना। हार्ट में यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो है एटीएल फेटीएल कुछ नहीं है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। तो हमें उसको देखना पड़ेगा जो बॉडी में ब्लड भेज रहा है। ओके समझे सर, मेरी बात? मैं बाकी चीजें इधर उधर हो सकती हैं, वेंट्रिकुलर हमें सिस्टोल वेंट्रिकुलर तो सिस्टोल को देखना पड़ेगा। हेलो? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब वही हार्ट बीट हाँ जो वही ब्लड। हार्ट बीट है, बिल्कुल बिल्कुल वही हार्ट की बीट है। एट्रियल सिस्टोल कोई हार्ट बीट थोड़ी ना होती है, ओके सर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अ हार्ट बीट। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है, आपने आपने बहुत ही कॉमन सीन है, टीवी टेलीविजन का सीन है, जहां पर दिस वेव बिकम फ्लैटन, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। एंड दैट मीन्स, है ना, और इसका मतलब क्या है, द है ना, जो फ्लैट वेव दिखती है आपको, जो है ना, इस दैट मीन्स हार्ट बीट क्या हो गई, स्टॉप्स एंड द पर्सन गोज इन कार्डियक अरेस्ट। आई बात समझ में? ये क्या शो करता है कि पर्सन गोज, है ना, पर्सन इज इन कार्डियक अरेस्ट नाउ। समझे मेरी बात? है ना? तो फ्लैट वेव का आना और एक आवाज आती है पी पी पी, है ना, देखा होगा आपने सीरियल्स वगैरह में। तो फ्लैट वेव आ जाती है और एक आवाज आने लगती है पी 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 की साउंड। आई बात समझ में? क्या बताता है ये? द पर्सन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, तो ए है, ए हुआ ईसीजी। चलें आगे। यस सर। यस सर। चलिए आगे। अब हम आपसे बात करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या है? कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी अराइज फ्रॉम, आर्टरीज लिखें चाहे तो। कोरोनरी आर्टरीज कहां से अराइज करती हैं? बता चुका हूं आपको मैं। एओर्टा से। असेंडिंग आयोटा। कौन सी आर्टरा? असेंडिंग आयोटा। यस, असेंडिंग। arteries arise from ascending aorta ना, supplies blood to, supplies oxygenated लिखें, supplies oxygenated blood to heart, oxygenated blood to heart. Right coronary artery supplies blood to right part of the heart, and left coronary artery supplies blood to left part of the heart. Okay. Next, coronary vein, which collect the मैं बता दूंगा आपको, डीऑक्सीजनेटेड, वैसे तो कुछ है नहीं उसमें, deoxygenated blood from, collect the deoxygenated blood from heart and pour it in coronary sinus, which directly opens in right atrium. So this is the coronary circulation, है ना? तो coronary arteries जो है
दो आर्टरीज हैं, राइट एंड लेफ्ट, अराइज फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा, सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी राइट साइड हार्ट को, लेफ्ट सप्लाई करेगी लेफ्ट साइड के हार्ट को। कोरोनरी वेन विच कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, pour it in the coronary sinus which directly opens in the right atrium. Clear? Yes, sir. So this is your coronary circulation. लिखा? यस सर। चलूं क्या मैं आगे बेटा? यस सर। Yes, sir. सर कोरोनरी, हाँ सर कोरोनरी साइनस जो है एक तरह से चैम्बर है। नॉट चैम्बर, एक बड़ी वेन है, छोटी छोटी वेन मिलके, ऐसे छोटी छोटी वेन मिलके एक बड़ी सी वेन बना लेती है, दैट इज कॉल्ड साइनस। बड़ी है तो साइनस का मतलब ऐसा बड़ा हो गया है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, समझे मेरी कैविटी है बात? बस। हाँ, सैक लाइक, सैक ओके somehow like this, इसलिए ओके। जो ओके छोटी छोटी वेन्स मिलके बड़ा एक वेन टाइप का बना लेती हैं, उसको साइनस कहते ओके सर। हैं। चलें बेटा? यस सर। यस सर। अब हम कुछ देखेंगे स्पेशल सर्कुलेशंस हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे स्पेशल सर्कुलेशन। तो इसमें कौन कौन से स्पेशल सर्कुलेशन देखें? सबसे पहले 3 टाइप के हैं, रीनल रीनल पोर्टल सिस्टम, है ना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? तो है ना, स्पेशल सर्कुलेशन में हम बात कर रहे हैं, है ना, पोर्टल सर्कुलेशन की। पोर्टल सर्कुलेशन सुने आपने कभी? कभी सुना आपने? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाँ, हाइपोफाइसियल। सर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डाइजेशन में पढ़ा था। ओके, हेपेटिक पोर्टल पढ़ा होगा डाइजेशन में, ओके। और बाकी कुछ नहीं पढ़ा? एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ा था आपने? रीनल वाला है वो तो किडनीज के लिए होता है मतलब। खैर और चलिए, जो हेपेटिक वाला बोली वो का। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। लाइक दिस सर्कुलेशन start as capillary and end as capillary। नहीं समझे? तो ये स्टार्ट होता है कैसे? एज अ कैपिलरी, और एंड भी कैसे होता है? एज अ कैपिलरी। क्लियर? एंड एज, एक मिनट में थोड़ा इरेज कर दूं, क्या लिखा आपने? दिस सर्कुलेशन स्टार्ट एज कैपिलरी और एंड एज कैपिलरी। एज कैपिलरी। ओके, मींस ऐसे एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है ये ऑर्गन है बी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या निकलेंगी? कैपिलरी, फिर ये वेन, जो भी वेन होगी, फिर ये वापस कैपिलरी। समझे? ये पोर्टल वेन होगी, जो भी हो, हेपेटिक या रीनल। नहीं समझे? हेलो? यस सर। तो ये स्टार्ट एज ए कैपिलरी, एंड एज ए कैपिलरी। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Or the name of the portal system is based on where blood vessels terminates. नहीं समझे? ऐसा अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स टर्मिनेट हो गई, तो बी का जो भी नाम होगा वही उस पोर्टल सिस्टम का नाम होगा। अगर बी का नाम लेवर है तो इस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या होगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नहीं समझे? सर हाँ सर, अगर इस पोर्टल वेन से जो ब्लड है वो अगर बी से ए में जाएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा ना? हाँ, जाहिर सी बात, उल्टा हो जाएगा, तो नाम कुछ और हो जाएगा। जो ए का नाम होगा वो कहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो नाम पोर्टल सिस्टम का किस पे पड़ेगा? जहां पे ब्लड वेसल्स खत्म होंगी, जहां पे वो टर्मिनेट होंगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस Yes, सर। sir. Yes, आइए sir. देखो, अब देखिए रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं। रीनल तो एक बार अच्छा, पीछे एक, कर दीजिए, हाँ सर पीछे कर दीजिए, पीछे। पीछे पीछे कर दीजिए। तो पहले क्या करती रहती हो तुम? हैं? लिखा? सर एक मिनट। ये अमानता है क्या? है? हेलो, यस सर। लिखा बेटा? लिख लिया। तो नेम ऑफ द पोर्टल सिस्टम किस पे बेस्ड है? जहां पे ब्लड वेसल्स क्या होंगी? खत्म होंगी। जहां पे ब्लड वेसल्स क्या होंगी? टर्मिनेट। ओके। यस सर। ओके, आइए फिर। अच्छा सुनिए एक और बात, इसे स्पेशल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी ऑर्गन से ब्लड निकलेगा, कोई भी एक ऑर्गन जो होगा, इससे जब ब्लड निकलेगा, जब एक डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा, तो फिर ये हार्ट को ही जाएगा ना ब्लड। फिर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को ही जाएगा। यस सर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये जो सर्कुल ये ब्लड जो है वो किसी ऑर्गन पे क्यों जाएगा? समझे मेरी बात? वो किसी ऑर्गन पे क्यों जाएगा? लेकिन यहां जाता है क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है, इसलिए जाता है। समझे मेरी बात बच्चों? Yes, sir. आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। तो आप देखें, हम स्टार्ट करते हैं, आपका रीनल पोर्टर सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले। तो रीनल पोर्टर सिस्टम सबसे पहले हम लोगों में नहीं है, ये सिर्फ लोअर वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, है ना? This is present in lower vertebrates. Vertebrates like Pisces and amphibians. Reduced in reptiles and absent in apes and mammals. ओके। तो रीनल पोर्टर सिस्टम जो है प्रेजेंट इन लोअर वर्टिब्रेट्स लाइक पाइसेज एंड एम्फीबियंस। रिड्यूस्ड है, कम डेवलप हो जाता है रेप्टाइल्स में, और एब्सेंट है किसमें? एव्स एंड मैमल्स में। जिसमें क्या होगा? ब्लड फ्रॉम लोअर लिम्स एंड पोस्टीरियर पार्ट directly goes to kidney.
फॉर फिल्ट्रेशन। समझे? तो ब्लड जो है लोअर लिम्ब से, है ना, पैरों से, पीछे वाले पैरों से ब्लड जो आता है उसे कहाँ चला, वो सीधे कहाँ चला जाएगा? किडनी पे, फिल्ट्रेशन के लिए। हेलो बेटा, यस सर। Yes, sir. समझे? तो ब्लड लोअर लिम्स या पोस्टेरियर पार्ट जो है वहां से जो ब्लड है वो सीधे कहाँ चला जाता है? किडनी पे, फिल्ट्रेशन के लिए, है ना। हार्ट में जाने की बजाय कहाँ चला जाता है? वो सीधे किडनी पे फिल्टर होने के लिए, फिर वहां से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। समझे? यस Yes, सर। sir. क्लियर हुआ? तो किडनी पे टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हमने? रीनल पोर्टल सिस्टम। अब आता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहां पे क्या होता है? जो ब्लड है, ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज, spleen, okay, and gallbladder, directly, हाँ, bladder goes to कहाँ? लीवर लीवर, के पास। है ना, by forming hepatic portal vein। क्लियर? समझे मेरी बात? यस। ठीक है। तो अब क्योंकि ये ब्लड क्यों जाता है? क्योंकि सारे फूड एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे, पेंक्रियास के हार्मोन्स हैं जो लिवर पे जाके काम करेंगे, तो, है ना, जो एक्स्ट्रा फूड है जो वहां पे जाके लिवर में स्टोर होगा, तो इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का जो ब्लड है उसे बॉडी में भेजने से पहले कहाँ भेजा जाता है? लिवर के अंदर, जिससे उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उसमें डाल दी जाए, और जो वेस्ट है लिवर निकाल के, जो भी आरबीसी वगैरह का वेस्ट है वो उसमें ब्लड में डाल दिया जाए। तो समझे मेरी बात? तो उस ब्लड को स्कैनिंग के लिए हम कहाँ भेजते हैं? एलिमेंट्री कैनाल से लिवर में। लिवर में उस ब्लड की क्या होती है? स्कैनिंग। तब जाके हम उसे कहाँ भेजते हैं? अपने मेन सर्कुलेशन में। हेलो, और तो हेलो, लीवर टॉक्सिन्स का क्या करेगा क्या? सर? मतलब कुछ अगर टॉक्सिक सब्सटेंस लीवर में चला गया तो फिर? उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, खत्म करेगा उनको। देखो जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पी के टुन होते हैं नहीं होते? तो अल्कोहल को क्या करता है? वो डिटॉक्सिफाई करता ओके सर। है ना। लीवर उस सारी गंदगी को साफ करेगा। जैसे स्प्लीन में आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है, तो पूरा आरबीसी का कचरा जो है लिवर में क्या बनेगा? बाइल पिगमेंट्स, उनका ब्रेकडाउन होगा। उनको बाइल जूस के साथ कहाँ डाल दिया जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में। और वो किसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे? फीकल मैटर और यूरिन के थ्रू। नहीं समझे? समझ गए सर। तो आप समझ लो, लेबर लेबर एक स्कैनर है। जैसे जब आप मॉल में जाते हो तो बाहर आपको चेक किया जाता है ना कि आप ठीक ठाक हो कि नहीं, कोई यस चाकू सर। छुरी तो नहीं लिए हो आप, आपके अंदर कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। बिल्कुल, एयरपोर्ट पे जाते जो सिक्योरिटी टैक्स जो आपका चेक होता है ना, बिल्कुल यही काम लेबर का है, वो ब्लड का सिक्योरिटी चेक ओके करता सर। है। क्लियर? यस सर। और इट इज प्रेजेंट इन बोथ हायर एज वेल एज, सॉरी, लोअर as well as higher vertebrate। नहीं समझे? समझ गया सर। तो इस सब में मिलेगा, हमें भी ये मिलेगा। अब आता है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। चलें आगे।
यस सर। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ये एक माइनर पोर्टल सिस्टम है, माइनर पोर्टल सिस्टम। इट इज अ माइनर पोर्टल सिस्टम, ठीक है। चलें आगे। तो आपको पता है, हेलो, Yes, sir. हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, हाइपोफाइजियल मतलब किसका नाम है मालूम है आपको? हाइपोफाइजियल यहाँ पे किसका लिए बोल रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस। नहीं, पिट्यूटरी के लिए, है ना। हाइपोफाइजियल सेरिब्राई इज द नेम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसिस हम किस लिए यूज कर रहे हैं? पिट्यूटरी। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. देखें जरा, हाइपोफाइसिस एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। hypophysis cerebri is the name of the pituitary gland, another name of pituitary gland. Hypophysis cerebri is the another name of pituitary gland. एक पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है, टेक्निकल नाम। ओके सर। अब जैसे समझ लो ये हाइपोथैलेमस है और एसीसी जुड़ी हुई है, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको मालूम है कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सुना है? सर यस सर। तो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स हाइपोथैलेमस से ब्लड कलेक्ट करेंगी, उनको जाना कहाँ चाहिए? सुपीरियर वेना कावा में। कहाँ जाना चाहिए उन्हें? यहाँ से ब्लड लेके कहाँ जाना चाहिए? सुपीरियर वेना कावा में। लेकिन वहां ना जाकर वो कहाँ पहुंच जाती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में। वापस कहाँ पहुंच जाती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। वाई? क्यों? क्योंकि इसमें उनके पास क्या है? हार्मोन है। वो हार्मोन किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ब्लड के थ्रू, सॉरी, हार्मोन किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? ब्लड के थ्रू। तो वो हार्मोन जो है, जो हाइपोथैलेमस ने निकाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी में। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। नहीं समझे? समझ गए। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और ये है हाइपोथैलेमस। तो the blood vessels from the hypothalamus goes to पिट्यूटरी ग्लैंड। yes, because this blood carry, ये लिख सकते हो, because this blood carry hypothalamic hormone। लिख पाए क्या? यस सर। लिख पाए तो अलग बात है, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, चलें अब बच्चों। यस सर। Yes, sir. चलें क्या बेटा? तो 1 मिनट, लास्ट की लाइन लिखनी है बस। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? लिम्फेटिक सिस्टम की। ओके, ठीक। फिर हम डिसऑर्डर लास्ट में बिल्कुल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। चलें क्या? सर। चलें कि बेटा? यस सर। आइए, हेडिंग डालते हैं लिम्फेटिक सिस्टम।
देखिए पहले तो लिम्फ के बारे में बात करें। लिम्फ जानते हैं आप क्या होता है? लिम्फ, व्हाट इज द लिम्फ? नहीं? यस सर। सर लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है सर, हम्म और वो सर वैसे ब्लड का ही एक पार्ट होता है, बट वो टिश्यूज के अंदर आता है जमा, और उसके अंदर सर वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा इसमें सर आरबीसी नहीं होते। अच्छा, आरबीसी नहीं होते इसमें। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं, है ना। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग, क्या है? लिम्फोसाइट। है ना, lymphocytes. Okay, and which is present in lymphatic system. One more thing, lymphatic system is lymph is also called tissue fluid, or it is also called extra cellular fluid. नहीं समझे? Lymph is also called middleman of the body. It is called middleman of body. So between, किसके बीच में काम करता है ये? मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। सो अब मिडिल मैन है तो जाहिर सी बात है किसी के बीच में तो काम करेगा, है ना। बिटवीन किसके बीच में है ये? टिश्यू एंड ब्लड। ब्लड। आई बात समझ में? तो ये मिडिल मैन है किसके बीच में? टिश्यूज एंड ब्लड के बीच में। नहीं समझे आप? कैसे? अभी आपको समझ में आएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, डोंट वरी। समझे? सब आपको समझ में आएगा। क्लियर? ओके, चलें। यस सर। जैसे ये क्या है? टिश्यूज है। ओके, ये क्या है? टिश्यूज है। तो टिश्यूज पे क्या आई? एक ब्लड वेसल। टिश्यूज पे क्या आई? एक ब्लड वेसल। ओके, समझे? तो जब यहां ब्लड आया टिश्यूज पर, तो फ्लूइड लीविंग लार्जर प्रोटीन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो एक्सेप्ट डब्ल्यूबीसी। ब्लड, इसके अंदर जो ब्लड है वो छोड़कर किसको? बड़े बड़े प्रोटीन्स को, और हेलो, यस सर। बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोड़कर, और किसको छोड़कर? आरबीसी को। आरबीसी प्लेटलेट्स को छोड़कर, बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोड़कर, आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाता है। नहीं समझे? रिपीट कर दो। ब्लड जब टिश्यूज पे जाता है तो लीविंग लार्जर प्रोटीन्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी को छोड़कर, है ना। नहीं समझे? समझ में आएगा, डोंट वरी, आप आराम से। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपसे? ब्लड जब कहा जाता है टिश्यूज पर, तो लीविंग लार्जर प्रोटीन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स वो कहां निकल जाता है? ब्लड कैपिलरी से बाहर, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के पोर्स होते हैं ब्लड कैपिलरी में।
कहाँ पहुंच जाता है? टिश्यूज के आसपास में। उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। नहीं समझे? हेलो? यस सर। ब्लड लीविंग blood leaving larger protein and formed elements moves outside from blood capillary around tissue called tissue fluid। इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। व्हेन दिस फ्लूइड इंटर्स इनटू, नहीं समझे? व्हेन दिस फ्लूइड किसमें इंटर, बताओ? हेलो? lymphatic capillaries। Yes, when this fluid enters in lymphatic capillary called क्या? नहीं समझी? lymph। lymph। blood leaving larger proteins and formed elements and RBC platelet moves outside from blood capillary around the tissue called the tissue fluid when this fluid enters in lymphatic capillary called lymph। तो ये जो फ्लूइड है इसको कलेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू? lymphatic capillary। लिम्फेटिक कैपिलरी इसको कलेक्ट करेंगी इस तरीके से। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? कैपिलरीज के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएगा? अब इसको हम क्या कहेंगे? lymph। लिम्फ। मतलब जो ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर गया उसके अंदर डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे? हाँ, उसके अंदर नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है? उसके अंदर अंदर डब्ल्यूबीसी होंगी, आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं होंगी। अच्छा, ओके सर। किसकी बात कर रहा है तुम? ये जो इधर है इसकी बात कर रहे हो ना? इसकी? यस सर, यस सर। हाँ, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी डायपैटिसिस करती है ना, डायपैटिसिस के कारण निकल जाती है कुछ डब्ल्यूबीसी। नहीं समझे? यस सर। डायपैटिसिस बताया था मैंने, स्क्वीज करके निकल जाती है। वो अमीबॉइड शेप की है ना, तो वो कम जगह से भी निकल जाती है। ओके सर। क्लियर? यस सर। आप सोचो जरा कितना अच्छा है ये, इसको महसूस करो आप कि टिश्यू फ्लूइड। आपने कभी ऐसा सोचा है कि कभी भी जो ऑक्सीजन वगैरह जो मिलती है टिश्यूज को, कोई हवा हवा से निकल के थोड़े ना जाती है? वो इसी फ्लूइड के साथ में ऑक्सीजन जाती है और टिश्यूज के कांटेक्ट में आती है, टिश्यू को मिल जाती है। टिश्यूज इसमें क्या छोड़ देते हैं? CO2 और वेस्ट। नहीं समझे? फिर ये वेस्ट कहाँ चले जाते हैं? इसमें। और ये वापस भी लिम्फ कैपिलरी किसके अंदर ही जाएंगी? वापस से ब्लड के अंदर ही जाएंगी। नहीं समझे आप? यस सर, समझ गया। अभी अपन देखेंगे इसको आगे। ये लिम्फ कैपिलरीज भी वापस कहाँ जाएंगी? ब्लड के अंदर ही जाएंगी। ये लिम्फ भी वापस, यानी ब्लड से निकला था और ब्लड में ही वापस जाए। नहीं समझ रहे हो आप? समझ गए सर। तो यस सर, इसीलिए ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये किसके बीच में काम कर रहा है? मिडिलमैन की तरह। ये टिश्यूज और ये ब्लड। समझे? यस सर। क्लियर हुआ? लिख पाए आप? यस सर। यस सर। यस सर। आइए देखें। lymphatic system is made up of
है ना। लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, lymphatic nodes, okay, and lymphatic duct, okay. NODES लिख पाए क्या? बच्चों Yes, sir. ये Yes. समझ में नहीं आई। एंटर्स इन लिम्फेटिक, उसके बाद फिर से लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट कैपिलरी कॉल्ड लिम्फ। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर, वो अलग अलग है। ये बीच में अलग है ये इतना, सर हो गया। हुआ? समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। कोई परेशानी इसमें? हाँ सर। नो सर। अब सर ये देखिए जरा। हाँ बेटा, लिम्फेटिक नोड क्या है? आएगा, अभी बता रहे हैं, अभी का खत्म थोड़ा ना हुआ है, अभी है ओके उसमें। ठीक है, चलें आगे। अब सुनना, मैं यस सर। यही डायग्राम मुझे एक्चुअली दोबारा ही बनाना है। ये ओके, ये टिश्यू ये हमने बनाया था क्या? यहाँ पर क्या है? दिस इज द ECF, ओके, सॉरी, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी टिश्यू फ्लूइड, है ना, यानी लिम्फ। ओके, अब मैं पूरा ये बता रहा हूँ आपको किस तरीके से जाएगा आगे। तो इसको कलेक्ट कौन करेगा? लिम्फ वेसल, बहुत सारी लिम्फ वेसल कलेक्ट करेंगे इसको। ओके, सॉरी, लिम्फ कैपिलरीज, कौन कलेक्ट करेगा इसको? लिम्फ कैपिलरी, है ना। लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी मिलके क्या बनाएंगे? लिम्फ वेसल, क्या बनाएंगी? लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल्स मिलके क्या बनाएंगी? लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक डक्ट। देन ये ब्लड को किस में पोर करेंगी? पता है आपको? सर Vein. ब्लड है? वेसल्स, वेन। अगर हम इसे राइट मान के अगर ये राइट साइड लेके चल रहे हैं हम इसे, ओके, तो ये राइट साइड की लिम्फ कैपिलरी है, ये राइट लिम्फेटिक वेसल है, वेसल है, और ये क्या है? राइट लिम्फेटिक डक्ट है। और ये किसमें पोर करेंगे इसको? सुपीरियर वेना क्या वो? देखिए किसमें पोर करेंगे। और ये वेन है जो, इस वेन का नाम मालूम है क्या है? दिस इज कॉल्ड राइट सब क्लेवियन वेन। सब सब क्लेवन वेन। यस सर। और ये सब क्लेवियन वेन फाइनली किसमें डाल देगी? इंफीरियर, सॉरी, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कवर में डाल देगी। तो ये सब क्लेवियन वेन क्या है? दिस वेन कलेक्ट द, दिस वेन कलेक्ट द deoxygenated blood
जेनेटेड ब्लड सॉरी क्या लिख दिया मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम क्या, फ्रॉम आर्म, नहीं समझे? तो ये आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ला रही होगी, उसी में ये राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? तो ये सब राइट आर्म से लाएगी? हैं? अरे राइट वाली राइट साइड को, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड को। ओके सर। ऐसे ही सेम चीज लेफ्ट साइड में होगा, उस तरफ से आएगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ आप गए। चाहें तो हाँ, ऐसी सेम चीज लेफ्ट राइट वहां वहां होगी लेफ्ट की साइड में। मैं वो बना के बताता हूँ आपको। ये उस तरफ वाली आर्म्स में डाल देगा, है ना? ओके सर। लेफ्ट वाली आर्म में डाल देगा। मैं उधर तो बना नहीं सकता ना उस तरीके से कि उस जगह नहीं है उधर। तो ये आ जाए, हो जाएगी आपकी, सॉरी, ओके सर। दिस इज द लेफ्ट lymphatic vessel, left lymphatic duct, also called thoracic duct, और इसे क्या कहते हैं, thoracic duct. This is the right, sorry, left subclavian vein. Clear or not? Yes, sir, clear. सर ये जो जी। सबक्लेवियन वेन होती है ये तो सिर्फ आर्म्स में से कलेक्ट करती है, तो फिर जैसे लोअर बॉडी लेग्स वगैरह का होगा वो कहाँ पे ये तो जाएगा? पूरा चेन आएगी ना बेटा, ये सारी पूरे पूरे पार्ट से आ रही है ना। सुनो मेरी बात इधर। अच्छा, सारी ऊपर की साइड आके मिल जाएगी इससे। हाँ देखो इधर, इधर मुझे देखो, ओके सर, आ गया समझ। समझ गया ना? राइट साइड का लेफ्ट Yes, साइड का sir. पूरा कलेक्ट होते 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 होते, देखिए ये पूरा पूरा ऐसे नीचे से लेके आएगी, और जो ब्लड यहाँ पे लेके जा रही होगी ना ऐसे यहाँ पर, इसमें जाके डाल देगी, इसमें जाके डाल देगी। यस सर। ओके। क्लियर? यस सर। समझ गए? टाइम हो गया है आप लोगों का, लिख लिया है आपने? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा अपना डायग्राम है, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। यस सर, कर लिया नोट। कर लिया? कोई यस। परेशानी, कोई दिक्कत? सर एक बार वो वाइटल कैपेसिटी फिर से बता देना। कौन बोल रहा है? देवेश। क्यों देवेश, क्या परेशानी है? आज पढ़ रहा था तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। देखो, the maximum amount of fear which can inspire after forceful expression, यानी आप पहले क्या किया हो आपने, फोर्सफुल एक्सप्रेशन, उसके बाद आप कितनी एयर ले सकते हो अंदर? नहीं समझे? समझ गया सर। इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी पहले आपने क्या किया, उसके बाद कितनी निकाल सकते हो? नहीं समझे? समझ गया सर। क्लियर? और कुछ? सर पर जो इसका वो मतलब फॉर्मूला था ERV प्लस PV प्लस IRV वो समझ नहीं, नहीं
टीबी, अरे अब देखो, आप पहले क्या करोगे, एक्सपायर करोगे ना, तो आप क्या निकाल दोगे, टीबी भी निकाल दोगे, ईआरबी भी निकाल दोगे। तो आप जब लोगे तो आप क्या लोगे, आप फोर्सफुली क्या लोगे, आप पहले ईआरबी लोगे, फिर टीबी लोगे, सॉरी सॉरी हाँ टीबी लोगे और आईआरबी लोगे, आप तीनों ये लोगे ना, नहीं समझे? ओके सर, ओके। क्लियर? यस सर। और कुछ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर 28 को जो पेपर है उसमें हम लोगों का बायोमोलिक्यूल्स भी आ रहा है B01 का, पर हम लोगों को तो करवाया ही नहीं है बायोमोलिक्यूल्स पूरा, तो फिर हम करेंगे कैसे? देखो बेटा, मेरा मतलब मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, ये आपका आप मैनेजमेंट, मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हुआ है नहीं हुआ है। मैंने उनसे बोला कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम तक टेस्ट में दूंगा। टेस्ट पोर्शन सुन लें आप लोग सभी, टेस्ट पोर्शन कहाँ तक आएगा, अप टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बायोमोलिक्यूल और सर्कुलेटरी सिस्टम तक आएगा। समझे? तो मैंने तो सारा दिया है उसमें, तो मुझे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि सर्कुलेट, और आपका ये हुआ नहीं है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे तो आप ये मैनेजमेंट से एक बार बात करें, क्या है, उनसे बात हुई है आपकी? सर उसके बाद हम लोगों का A01 के साथ मर्ज हो गया था, उसके बाद जैसे ही मतलब सीनियर फैकल्टीज के वो हमें मतलब हैंड ओवर करा, तो फिर हम लोग सबसे कोई बैकलॉग क्लास हुई नहीं है, वरना पहले हम लोग की बैकलॉग क्लास हो जाती थी। ओके, तो यही है कि आप लोग, मैं क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटर है आपको एक बार अच्छे से खुल के बात कीजिए कि सर वो हमारा कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि टेस्ट में तो पोर्शन आ ही रहा है, उसको कैसे हम करेंगे, ओके सर। है ना? आप एकदम अच्छे से बात कीजिए, प्रॉपर बात कीजिए, जो भी सर, जो भी कंसर्न है एकेडमिक या उससे रिलेटेड सिलेबस वगैरह को आपके देखते हैं, जो भी मैनेजमेंट के पर्सन होंगे, आप उनसे प्रॉपर बात करें, फिर मुझे बताएं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन। ओके, टेक केयर। सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।